गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रूमा कुमारी एलएनटी कॉलेज से आप लोग को आज इतिहास के एक टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ। ये है और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। ये आप लोग को बीए पार्ट 3 में पढ़ना है। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग बंद कर देना। महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। ये जनहित में चलाया गया एक प्रथम और सबसे बड़ा आंदोलन था, जो लोग भारत के लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जो महात्मा गांधी के देख रेख में चलाया गया था। महात्मा गांधी के देख रेख में चलाने वाला ये प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों को इसे व्यापक समर्थन मिला था। इसमें श्रमिक वर्ग की भांति भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बना और 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे लोगों ने इसमें युद्ध में भाग लिया। और युद्ध के बाद, युद्ध से पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीय को ये बताया गया था कि उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे और युद्ध में अंग्रेजों की जीत जब हो जाएगी तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत में एक ऐसा कानून लागू किया गया जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। और ये रॉलेट कानून इसका नाम था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना था। इसमें न कोई दलील होती थी, न कोई अपील होती थी, और न किसी आम लोगों की बातें सुनी जाती थी, और न ही किसी को ये बताया जाता था कि किस कारण उसे जेल में डाला गया है, और सीधे उन्हें सजा सुना दी जाती थी। इसीलिए इसे काला कानून का नाम दिया गया था। काला कानून के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिससे ये काला कानून बंद हो सके। प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिना जज कारावास की अनुमति दे दी गई थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की बैठक की गई थी, और उसमें इन कठोर कानून को लागू किया गया था। रॉलेट के खिलाफ अधिनियम चलाया गया। उत्तर और पश्चिमी भारत के कस्बों चारों तरफ आंदोलन के समर्थकों में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर आ गया था। गांधी जी को भी कैद कर लिया गया था। स्थानीय कांग्रेस को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट कानून के विरुद्ध में आंदोलन किया गया था, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था, ताकि वो उसका विरोध न कर सके। जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था, उस समय उनको जेल से कैसे निकाला जाए, इसके लिए एक बैठक बुलाई गई, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी की, कुछ लोग मेले में आने से, कुछ लोग वहां बैठक करने आए थे, और कुछ लोग अमृतसर में पंजाब का एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी, जिसमें मेला लगता था। तो मेले के बाद वहाँ कुछ लोग थके हुए थे, बाग में आराम करने के लिए बैठे थे, और कुछ लोग वहाँ पे महात्मा गांधी को छुड़ाने के लिए वहाँ पे मीटिंग करने के लिए बैठे थे, और बहुत भारी मात्रा में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी, तो कुछ लोग मेले में आने से शाम के समय इस बाग में रुके हुए थे। शहर से बाहर होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि देश भर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसी समय जनरल डायल अपने सैनिकों के साथ आए और शांत भीड़ पर गोलियां बरसा दी। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये एक भीषण हत्याकांड था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है असहयोग आंदोलन को आरंभ करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने के 3 प्रमुख कारण थे, जिसमें पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय लोगों की सहायता करने का वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया था। दूसरा था रॉलेट एक्ट कानून लागू करने के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को चलाना पड़ा था। और तीसरा था जलियांवाला बाग में जो
हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में। ये 3 इसके कारण तो और भी थे, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण थे जिसके विरोध में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को ही औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा 4 सितंबर 1920 को प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत किया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उसने आग्रह किया कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाएं तथा इसमें नियमित सेना भी शामिल थे। अंग्रेजों का कर न चुकाया जाए। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया था। गांधी जी ने कहा कि असहयोग को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष में के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। असहयोग का मतलब था कि जितने भी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे थे संस्थान, उसमें अपना सहयोग करना बंद कर दे। इसमें विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा खोले गए स्कूल में बच्चे पढ़ने जाना छोड़ दिए थे। जो वहाँ पे शिक्षक थे वो वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिए थे। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी थे, जैसे फैक्ट्री में काम करना जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उसमें उनका सहयोग नहीं देना और फिर कर नहीं देना। तो महात्मा गांधी का मानना था कि 1 साल तक अगर इसी तरह से चलते रहा तो भारत को आज़ादी स्वतः ही मिल जाएगी। फिर आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इस आंदोलन ने निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव से उन्मुक्त कर दिया गया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में थे। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के हित के लिए ये एक खलीफा पद था जिसको अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये मुस्लिमों के लिए चलाया गया एक हिंदुओं के द्वारा आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने एक साथ चलाया था ताकि हम लोगों को आज़ादी मिल सके। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग के खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान के विचार औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलन ने निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए गए जा रहे स्कूल, कॉलेज में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। कई कस्बे और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई थी, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख का नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। पहाड़ी जनजातियों में वन्य कानून की अवहेलना कर दी गई थी। अवधि के किसानों ने कर दी थी, कर नहीं चुकाया था। किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारों का सम्मान ढोने से मना कर दिया था। इस विरोधी आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रीय नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित कर दिया गया था। किसानों, श्रमिक और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्यापक की थी तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्हें ऊपर से प्राप्त निर्देश पर टिके रहने के बजाय अपने हितों के मेल खाने के तरीकों का इस्तेमाल कर दिया गया था। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखन से इसकी जानकारी मिलती है। फिर असहयोग आंदोलन को बीच में ही महात्मा गांधी को रोकना पड़ा था। इसके लिए उत्तरदायी थे चौरी चौरा कांड, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन को बीच में वापस लेना पड़ा था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी ने स्तंभ हो गए और 12 फरवरी 1922 को वारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन को
उनको बीच में ही रोकना पड़ा था। असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ प्रमुख नेताओं का मानना था कि अगर चौरी चौरा कांड न होता तो असहयोग आंदोलन इतना व्यापक रूप पकड़ चुका था कि स्वतः ही आज़ादी तक पहुंचा जा सकता था। आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। असहयोग आंदोलन का जो भी PDF है वो क्लास वाले ग्रुप में बच्चे को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?